नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन, गुरुग्राम मिली अंतिम सांस। दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 89 साल के थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन की पुष्टि की और कहा कि हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। नरसिम्हानंद का बयान वायरल करने पर दर्ज हुआ था केस। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद का पैगंबर पर दिए आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने के आरोपी पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से 6 जनवरी तक जवाबी हलफनामा तलब किया है। वहीं बता दें कि ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम राहत देते हुए शर्त लगाई है कि वह विवेचना में सहयोग करेगा और देश छोड़कर नहीं जाएगा। मामला गाजियाबाद का है। जुबैर पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए जुबैर ने 3 अक्टूबर को डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित पुराना भड़काऊ बयान सोशल मीडिया एक्स पर वायरल किया। आपने एक और विधायक का दिल्ली चुनाव लड़ने से किया इनकार, वजह भी बताई। कुरान की बेअदबी का लगा है आरोप। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के महरौली से विधायक नरेश यादव ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हाल ही में पार्टी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया। कुरान के साथ बेअदबी के मामले में नरेश यादव की पंजाब में गिरफ्तारी भी हुई थी। इस पर बाद में नरेश यादव को जमानत मिल गई थी। यह मामला मुस्लिम इलाकों में काफी तूल पकड़ रहा था, जिसके बाद नरेश यादव के टिकट काटे जाने की मांग बढ़ती रही। नरेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आया था। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज अरविंद केजरीवाल से मिलकर मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 83 बल्ब 19 पंखे 3 एसी 16.5 हजार वाट खपत, जीरो बिल वाले वर्ग के घर की बिजली विभाग ने तैयार की पर्ची। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुराना मीटर बदलने और मीटर टेपरिंग की बात सार्वजनिक करने के बाद अब बिजली विभाग ने वर्ग के घर पर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लिस्ट जारी कर दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिजली विभाग ने सुबह बताया था कि वर्ग के घर पिछले 1 साल की रीडिंग शून्य मिली है। वहीं अब तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें वर्ग के घर से 16.5 हजार वाट के उपकरण मिलने की बात कही गई है। बिजली विभाग ने लिस्ट जारी कर बताया है कि सपा सांसद के 2 मंजिला घर में 83 बल्ब 19 पंखे और 3 एसी चलाए जा रहे थे। इसके अलावा गीजर से लेकर माइक्रोवेव तक तमाम उपकरणों के बारे में भी बताया है। बिजली विभाग की टीम का कहना है कि वर्ग के घर पर 16,480 वाट के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। यूपी विधानसभा में सपा विधायक से बहस के बाद भड़के स्पीकर। दोस्तों, बताते चले कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला। दरअसल विधानसभा के स्पीकर और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि स्पीकर ने अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया और उन्हें सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इस घटना के बाद सदन में भारी हंगामा हुआ और स्थिति को काबू करने के लिए मार्शल को बुलाया गया। यह मामला स्वास्थ्य के मुद्दे पर चल रही बहस के दौरान हुआ। जब सदन में चर्चा हो रही थी तो अचानक समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण के बीच नोकझोंक तेज हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि स्पीकर को दखल देना पड़ा। नेपाल में हिली धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके। दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:59 पर भूकंप आया। इसकी तीव्रता 4.8 रही। हालांकि इस भूकंप से खबर लिखे जाने तक किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
चीन की भारत के खिलाफ साजिश, ड्रैगन ने डोकलाम के पास भूटान में बसा लिए 22 गांव, सैटेलाइट डेटा से खुली पोल। दोस्तों, चीन की भारत के खिलाफ साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार चीन ने पिछले 8 वर्षों में भूटान की पारंपरिक जमीन पर कम से कम 22 गांव और बस्तियां बनाई है। बता दें कि चीन की यह गतिविधि नई दिल्ली के रणनीतिकारों को चिंतित कर रही है, क्योंकि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा बढ़ा सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के मुख्य भाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एक सकरा क्षेत्र है। डोकलाम क्षेत्र में चीन की स्थिति मजबूत होने से इस गलियारे की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। हत्या का प्रयास, आपराधिक कृत्य, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने इन धाराओं में दी शिकायत। दोस्तों, संसद में धक्का मुक्की को लेकर अब राजनीति तेज है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने अपने सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया, जिसमें 2 सांसद जख्मी हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया। बता दें कि इस धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में हत्या का प्रयास तक राहुल गांधी पर लगा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनको कानून के उल्लंघन की आदत है। उनकी धक्का मुक्की में 2 सांसद गिरे और उनको चोट आई। हत्या के प्रयास की धाराओं में शिकायत दी है। बता दें कि बीएनएस की धारा 109 के तहत शिकायत दी गई है। कांग्रेस द्वारा भी शिकायत दर्ज कराए जाने पर ठाकुर ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वही राहुल हैं जो अपनी ही सरकार में अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार अपमान किया। महाकुंभ के श्रद्धालुओं को बड़ा झटका, संगम में घूमना हुआ महंगा। दोस्तों, साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ लगने वाला है, जिसे लेकर प्रयागराज प्रशासन की तैयारियां जोर शोर पर हैं। इस बार 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होगी, जो 26 जनवरी तक चलेगा। श्रद्धालुओं की सेफ्टी के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि प्रयागराज जिला नाविक संघ और मेला प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद संगम के नाविकों को रियायत देने का ऐलान किया है। वहीं बता दें कि मेला प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से नाविकों की मांग थी कि उनके किराए में बढ़ोतरी की जाए, जिसके बाद अब मेला प्रशासन ने संगम में चलने वाली नावों के किराए में 50% का इजाफा किया है। नाविकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया। कुछ लोगों को लगता है हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। मंदिर मस्जिद के ताजा विवादों पर मोहन भागवत का बयान। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में सद्भावना की वकालत की और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हालिया विवादों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। लेक्चर सीरीज सहजीवन व्याख्यान माला में इंडिया द विश्व गुरु टॉपिक पर बोलते हुए मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि देश एक साथ सद्भाव में रह सकता है। भारतीय समाज की बहुलता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि क्रिसमस रामकृष्ण मिशन में मनाया जाता है, केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। आरएसएस चीफ ने कहा, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थान का जिक्र किए बिना कहा, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। ठंड और कोहरे के बीच स्कूलों का समय बदला, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से हालात और गंभीर हो गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के चरण 4 के नियम लागू कर दिए गए। बुधवार सुबह घने कोहरे से दिल्ली और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के और बढ़ने की संभावना जताई। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। बढ़ती ठंड को देखते हुए नोएडा में स्कूलों का समय बदलकर सुबह 9 बजे कर दिया गया है। बता दें कि बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री दर्ज किया गया। दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP 4 के तहत सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।
खुले में कचरा जलाने और निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक। बता दें दोस्तों, BS4 और उससे नीचे के मानकों वाली डीजल कारों और हल्के वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि केवल BS6 CNG और इलेक्ट्रिक बसों को छूट दी गई है। वहीं बता दें कि दिल्ली NCR के लोग इस समय ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हैं, जबकि प्रशासन और मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने और आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है। वहीं बता दें दोस्तों, मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अभी मौसम